अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये इमरात चैनल में। आज 3 अब चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो न्यू जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने LOC का दौरा किया जो कि बहुत अहमियत का हामिल है और ये दौरा उन्होंने 4 दिसंबर को किया। उसके बाद रिसेंटली रशिया अपने TU-95 और TU-160 स्ट्रेटजिक जो बॉम्बर्स हैं उन्हें यूक्रेन के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और यूक्रेन ने कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स ऐसी की हैं जिनमें इन बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है, मतलब कि ये बहुत बड़ा हमला हो सकता है अगर ये खबरें सच हैं तो। और तीसरा, पाकिस्तान आर्मी ने 5 दिसंबर को बहुत ही अहम 2 ऑपरेशंस किए हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जिनमें TTP की टेररिस्ट मूवमेंट के 2 से 3 अहम कमांडर्स मारे गए हैं। इन पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान के न्यू आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रकचक्री सेक्टर LOC का दौरा किया है और ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल था। उन्होंने फ्रंट लाइन्स पर अपना दिन जो फोर्सेस हैं वहाँ डिप्लॉयड वहाँ गुजारा और मुख्तलिफ वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने जायज़ा लिया। इसके साथ साथ हमें कुछ नई डिटेल्स देखने को मिलती हैं कि LOC पर करंटली पाकिस्तान ने 107 mm की सिंगल बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा भी वहाँ दूसरे वेपन्स भी डिप्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन जो वीडियो में दिखाया गया वो यही था। उसके अलावा इंडियन साइड पर जो इससे पहले कुछ बयानात आए थे पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जिनमें उनके वहाँ के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के बयानात थे कि हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार है, हम बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर को फ़तह कर सकते हैं, ऐसा कहना था इंडियन आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर का। जबकि दूसरी तरफ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के भी ऐसे बहुत से बयानात थे। तो उस पर पाकिस्तान ने जवाब देते हुए कि कहा है कि किसी भी किस्म की मिसकंसेप्शन ये ना रखी जाए कि इंडिया कोई भी मिस एडवेंचर करेगा और उसे वो रास्ता दे दिया जाएगा या उसे वो जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर इंडिया कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और उसे मुंह की खानी पड़ेगी किसी भी मिस एडवेंचर की सूरत में, ऐसा कहना था पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का। लेकिन यह हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया इस तरह के बयानात पिछले 3-4 हफ्तों से दे क्यों रहा है, क्योंकि इस वक्त जो चाइना का एरिया है वहाँ LAC के नज़दीक मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, वहाँ चाइनीज़ फोर्सेस काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इंडियन फोर्सेस को वहाँ काफ़ी मुश्किलात का सामना है और ऊपर से सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में वहाँ डिप्लॉयमेंट को बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ना सिर्फ ये बल्कि इंडिया के अंदर भी इस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। रिसेंटली 5 इंडियन सोल्जर्स ज़ख्मी हुए इंडिया के चिकन स्नैक के एरिया में। दूसरी तरफ इंडियन डिफेंस की ही बात कर ली जाए तो इंडिया का P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट था, वो मज़ीद 9 माह के लिए लेट हो चुका है। उसके अलावा दूसरे कई ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के जिनमें इंडिया को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सो उस चीज़ का एक पब्लिक प्रेशर भी होता है एंड उस पब्लिक प्रेशर को कम करने के लिए आपके पास एक चीज़ होती है कि आप बिला वजह अपने दुश्मन को बैश करना शुरू कर देते हैं। सेम वही काम इंडिया कर रहा है कि अब जब इंडिया देख रहा है कि उसके अपने मुल्क में हालात ख़राब हैं, चाइना की तरफ से उसे कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, चाइना को किस तरह टैकल करना है वो इंडिया को समझ नहीं आ रहा। चाइना ने कई इलाकों में इंडियन LAC के बहुत नज़दीक, जहाँ ममानियत थी इससे पहले, वहाँ आके मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और हेलीपैड्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। इससे ज़ाहिर बात है चाइना को एज प्रोवाइड होगा। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना के लिए रिस्पॉन्स टाइम को बहुत कम हो जाएगा। जब तक इंडिया ने अपना रिस्पॉन्स तैयार करना है, चाइना इनके सर पे पहुंच चुका होगा। अब ये तमाम चीज़ें इन्हीं लद्दाख के करीब रहने वाले लोगों ने इवन इंडियन मीडिया पर बताई, जिस पर इंडियन लोगों का एक रिएक्शन भी था, उन्हें गद्दार भी कहा गया और सब कुछ था। लेकिन चूंकि वो लोग वहाँ रहते थे तो उन्होंने ये चीज़ें मीडिया में बताई। अब इस तमाम परेशान सूरत हाल में मोदी गवर्नमेंट के लिए एक ही चीज़ है कि जैसे उन्होंने 27 फरवरी में किया था कि इलेक्शन नज़दीक थे, सो इलेक्शन में वोट लेने का एक सादा सा तरीका था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर किया जाए। उससे अवाम ये समझेगी कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी बहादुर है और अपने दुश्मन को ललकार रही है। सेम काम इसी तरह करने की कोशिश की जा रही है इस दफ़ा भी। और अब पाकिस्तान को दोबारा से वो एक बैशिंग शुरू कर दी है कि हम आपसे आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान वापस लेंगे और हमारा ये एजेंडा है और हम इसे पूरा करेंगे। उसका सिंपली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जवाब दे दिया है कि आपको अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने का शौक़ है तो आप वो अपना शौक़ पूरा कर लें, आपको उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह 27 फरवरी के दिन निपटा गया था। और शायद 27 फरवरी का इम्पैक्ट अभी तक इंडियंस के ज़हन पर मौजूद है, क्योंकि अगर टाइमलाइन देखी जाए तो 27 फरवरी को इंडिया को पाकिस्तान से हजीमत का सामना करना पड़ता है, जबकि 2020 में उससे अगले साल ही जब
चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें भी 20 से ज़्यादा इंडियन फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इनकी पूरी 16वीं ब्रिगेड का जो चीफ कमांडर था संतोष बाबू, उसको चाइनीज़ मार देते हैं और बहुत से सोल्जर्स को वहाँ कैप्चर कर लिया जाता है। और अब इस वक्त 2022 चल रहा है, सो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ज़रूर ये कुछ मिस एडवेंचर करने का सोच रही होगी, लेकिन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल तैयार है। और इस वीडियो में हमें कुछ अजाफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नज़र आता है जो कि ओब्वियसली दुश्मन को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हिट करने के लिए ज़्यादा कारआमद साबित होगा और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक बेहतर एज प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा बात करें तो एंगलिन 2 एयरबेस रशिया में मौजूद है। ये रशिया का सेंटर है बिल्कुल, और यहाँ इससे पहले कुछ सैटेलाइट इमेजेस मंजर यहाँ पर आई थी जहाँ हम TU-95 और TU-160 बॉम्बर्स को देख सकते हैं। नॉर्मली इन एयरबेसिस पर कुछ एयर शोज़ वगैरह भी होते हैं, लेकिन इस एयरबेस पर Su-30s वगैरह रशिया अपने माउंट करता है, लेकिन यहाँ ऐसे स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स का नज़र आना थोड़ा सा गैर मामूली था। और इनके बारे में मुख्तलिफ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना था कि रशिया बहुत जल्द इन्हें यूक्रेन के खिलाफ यूज़ करेगा। इस वक्त यूक्रेन जिस चीज़ में मार खा रहा है वो उनकी एयर पावर है, जबकि लैंड फोर्सेस को देखा जाए तो रशियन फोर्सेस को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और हम बखमूद का एरिया देखें, खैरसन का एरिया देखें, तो वहाँ यूक्रेन ने काफ़ी अच्छा फाइट बैक किया है। ना सिर्फ ये बल्कि यूक्रेन ने 1000 मरबा किलोमीटर की जो ज़मीन है वो वापस ली है रशियन कब्ज़े से। लेकिन जिस चीज़ में यूक्रेन मार खा रहा है वो एयर पावर है, क्योंकि यूक्रेन के पास इस वक्त एयर फोर्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। जस्ट उनके पास उनका एयर डिफेंस है। और इस दफ़ा अगर ये स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स यूज़ किए जाते हैं तो ये तो कम्प्लीटली तबाही होंगे यूक्रेन के लिए। और 5 दिसंबर का पूरा दिन और पूरी रात पूरी मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं कीव के इलाके पर, उसके अलावा खैरसन के इलाके पर, उड़ीसा के इलाके पर मुख्तलिफ मिसाइल स्ट्राइक्स नोट की गई हैं। और कुछ यूक्रेनियन साइट्स का ये दावा है कि ये जितनी भी मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं ये TU-95 और TU-160 बॉम्बर्स के ज़रिए की गई हैं, जबकि उन्हीं रशियन टेलीग्राम चैनल्स ने ये भी रिपोर्ट किया है, जिसको आप यहाँ देख भी सकते हैं, रिपोर्टेडली यूक्रेन ने सुसाइड ड्रोन्स को यूज़ किया है। यूक्रेन ने उन्हें यूज़ करते हुए एयरबेस पर हमला किया और इस एयरबेस पर खड़े 2 से 3 TU-95 स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स को नुकसान हुआ है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यूक्रेन ने अगर हमला किया और बिल्कुल रशिया के सेंटर में जो मौजूद एक एयरबेस है वहाँ वो हमला करते हैं और सुसाइड ड्रोन से एक बड़े बॉम्बर को तबाह कर देते हैं। इससे हमें ये समझ आ जाती है कि आपके इवन जो एयर एसेट्स हैं एक एयरबेस पर वो कितने ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं इन ड्रोन वॉरफेयर के मुकाबले में। दूसरा अगर बात करें तो पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही अहम कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, और ये दोनों ऑपरेशंस 5 दिसंबर को किए हैं। जबकि अगर पिछले 5 से 6 दिनों की बात की जाए, जब से ख़ास तौर पर न्यू आर्मी चीफ आए हैं, तो इन 5 से 6 दिनों में पाकिस्तान ने 40 के करीब मुख्तलिफ टेररिस्ट मूवमेंट के जंगजुओं को हलाक किया है। जबकि 5 दिसंबर को दोसाली नॉर्थ वज़ीरिस्तान का एरिया है जहाँ पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, और यहाँ एक हाई वैल्यू टारगेट था जिसका नाम खुशअली था। ये गुल बहादुर ग्रुप जो टेररिस्ट मूवमेंट है TTP उसका हिस्सा था। इसमें टोटल 5 TTP के दहशतगर्द मारे गए, जबकि इनका ये कमांडर भी मारा गया। इस दौरान हमारे एक जवान ने जाम शहादत नोश किया। उसी दिन यानी कि 5 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है झल्लर अलगात के इलाके में, और ये भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका है। इसमें भी 5 दहशतगर्द मारे जाते हैं, जबकि एक जवान जिसका नाम नासिर खान है उनकी शहादत होती है। इसमें भारी मकदार में एमुनिशन और राइफल्स वगैरह, उसके अलावा फॉरेन करेंसी जो कि बहुत अहमियत की हामिल थी, ग्रेनेड्स, AK-47, ये इस तरह की जितनी भी एमुनिशन है वो कैप्चर की जाती हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान अब इनको स्क्रू अप कर रहा है, क्योंकि TTP के अगर हमलों को देखा जाए तो वो कभी भी डायरेक्टली आके फ़ौज से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो एक मलिशिया, एक मूवमेंट है। अगर वो डायरेक्टली आके फ़ौज से लड़ेंगे तो वो कुछ दिन भी नहीं टिक सकते, क्योंकि जो फ़ौज है वो मुनज़्ज़म होकर लड़ना जानती है डिसिप्लिन वे में। जबकि जो इस तरह के मिलिशियाज़ हैं इनका जो मेन तरीक़ाकार होता है वो यही होता है कि एक जगह छुप जाते हैं, जब कोई थोड़ी सी आपको पेट्रोलिंग पार्टी गुजरती नज़र आती है उस पर हमला कर देते हैं अचानक और फिर गायब हो जाते हैं। अगर ये डायरेक्टली आके 1 टू 1 आके फ़ौज से लड़ेंगे या आर्मी से लड़ेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं होती। जबकि अब पाकिस्तान आर्मी के लिए भी यह अहम हो गया है कि अगर हमने अपने वेस्टर्न फ्रंट को क्लियर करना है, अगर हमने पूरी तरह इंडिया पर तवज्जो देनी है, तो हमें अपना वेस्टर्न फ्रंट क्लियर करना होगा। उसके लिए TTP BLA जैसी जो दहशतगर्द मूवमेंट है इनके खिलाफ घेरा तंग करना होगा। और अगर हम पिछले 4 से 5 दिनों में देखें
तो पाकिस्तान ने 40 से ज़्यादा ये दहशतगर्द हलाक किए हैं और इनके बड़े कमांडर्स तक को ना सिर्फ मारा है बल्कि 6 से ज़्यादा इनके कमांडर्स ज़िंदा गिरफ्तार भी किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।